अगले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया है। उसमें कुछ पॉइंट हम बताए थे, उसको पढ़ने के बाद इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट उसमें जो हम बताए थे उसमें ये कहे थे कि वैद्युत आवेश क्या है और कोई पदार्थ कैसे आवेशित होता है, आवेशन का कारण क्या है। तो अगले क्लास में बताए थे कि किसी वस्तु के आवेशन, किसी पदार्थ के आवेशन का कारण वास्तव में धन या ऋण कणों का स्थानांतरण है। क्या ये बात सही है? इसको जानने के लिए आगे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत आया और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये बताता है कि वास्तव में धन या ऋण कणों का स्थानांतरण नहीं, बल्कि वस्तुओं के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। तो परमाणु सिद्धांत की चर्चा अगले दिन हम किए हैं, तो उसमें हम बताए थे कि प्रत्येक पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। परमाणु विद्युत उदासीन है क्योंकि परमाणु में नाभिक होता है, परमाणु में नाभिक होता है और इस नाभिक में जो बीच वाला भाग है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इस नाभिक पर धन आवेश होता है। जो नाभिक है इस नाभिक पर धन आवेश होता है, यानी धनावेशित होता है नाभिक। और जितनी संख्या में नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर करते हैं। ये चक्कर लगाते हैं, विभिन्न कक्षाओं में ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जितना प्रोटॉन पर धन आवेश उतना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। किसी परमाणु में जितनी संख्या प्रोटॉनों की, ठीक उतनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की होती है। तो कुल आवेश 0, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन है। अब रगड़े जाने पर क्या होता है, इसके बाद आज हम ये बताएंगे कि किसी वस्तु या पदार्थ के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, धन या ऋण कणों का स्थानांतरण जो अगली चर्चा में थी, ऐसा कुछ नहीं। वास्तव में हम ये जानते हैं कि जो ये परमाणु अभी बताए, परमाणु में ये जो धनावेशित नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों कई कक्षाओं में होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना ही नजदीक होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, नाभिक पर धन आवेश, तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होता है, समीप होता है, उस पर नाभिक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो यह अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला होगा, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होगा उस पर ज्यादा होगा, अधिक होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे, अन्य कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, आउटर मोस्ट टारगेट की बात अगर करें, जो इलेक्ट्रॉन सबसे दूर होगा उस पर नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल सबसे कम होगा। तो जब हम एक वस्तु या पदार्थ को दूसरे वस्तु या पदार्थ से रगड़ते हैं, तो रगड़े जाने पर जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा कम या लूजली बाउंडेड होता है, वही इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ में से निकल करके दूसरे पदार्थ में जाता है। तो जब किसी परमाणु में से किसी भी प्रकार एक इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में, दूसरे वस्तु में जाएगा, तो जिस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से ये पदार्थ मानते हैं पहला है, ये दूसरा है। यदि इस पदार्थ के परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उस पदार्थ पर, उस वस्तु पर धन आवेश आएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा, ये धनावेशित होगा। तो कोई पदार्थ धनावेशित कब होगा? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आएगा। जब किसी वस्तु से या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश। तो धनावेश किसके कारण? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या होगा? धनावेश, पॉजिटिव चार्ज।
और जिस पर इलेक्ट्रॉन आया वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें आ गया, यहाँ पर सामान्य अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। ऋण आवेश। तो किसी वस्तु के आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर धन आवेश हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जिस पर जाने पर जिस इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण वह इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पर ऋण आवेश होगा। तो ये बात हम कह सकते हैं कि आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन की जहां अधिकता होगी वहां पर ऋण आवेश हो जाएगा, जहां पर कमी होगी धन आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता के कारण किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक। अब आवेश की प्रक्रिया हो गई। आवेश दो प्रकार का, अगले दिन की चर्चा हुई। धन आवेश, ऋण आवेश। सजातीय आवेशों में यानी दो धन आवेश होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, दो ऋण आवेश होंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जब एक धन आवेश होगा दूसरा ऋण आवेश होगा तो उनके बीच आकर्षण होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो दो प्रकार के आवेश हो गए, धन आवेश, ऋण आवेश। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण। अगले दिन ये भी चर्चा हुई कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े थे तो कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित। आबनोस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, आबनोस की छड़ ऋण आवेशित और बिल्ली की खाल धन आवेशित होती है। तो दो आवेश हो गए, धन आवेश, ऋण आवेश। ये नाम अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1757 ईस्वी में दिया था। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आवेश संरक्षण की। आवेश संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें कहा गया कि किसी विलग निकाय पर, विलग निकाय जो बिल्कुल अकेला हो, जिसके आसपास कोई दूसरी आवेशित वस्तु न हो, तो विलग निकाय पर कुल आवेश की मात्रा नियत होती है। नियत होती है यानी किसी विलग निकाय पर आवेश की मात्रा नियत है, वो न बढ़ेगी न घटेगी। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न होगा और न ही नष्ट होगा। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो हम कहे थे कि कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेश। तो जितना कांच की छड़ पर जितना धन आवेश होगा उत्पन्न, उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यहाँ पर रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋण आवेश होगा। ये कांच पर जितना धन आवेश उतने रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश। रगड़ने से पहले कांच पर आवेश 0 था। जब तक हम रगड़ेंगे नहीं, जब तक घर्षण करा करके रगड़ करके इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं कराएंगे तब तक तो कोई आवेश होगा नहीं। तो समान अवस्था में जब कांच था, जब हम रगड़े नहीं थे, जब इस पर कोई चार्ज नहीं आया था तो कांच पर कोई आवेश नहीं था। कांच पर कुल आवेश की मात्रा 0 थी, रेशम के कपड़े पर कुल आवेश की मात्रा 0 थी। तो टोटल प्रारंभिक मात्रा 0 + 0 = 0 थी। अब जब घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धन आवेशित, रेशम के कपड़ा ऋण आवेशित। कांच की छड़ पर जितना धन आवेश, रेशम के कपड़े पर उतना ही ठीक ऋण आवेश। पुनः इन दोनों को जोड़ा जाए तो कुल कांच
5 प्रधान आवेश और ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर जोड़ देंगे तो टोटल पुनः जोड़ेंगे तो ये पुनः रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। जैसे 2 पॉजिटिव यहाँ पर आया, 2 नेगेटिव यहाँ पर आया, पुनः जोड़ेंगे तो टोटल रिजल्ट 0। यानी रगड़ने से कांच और रेशम को रगड़ने से पहले भी कुल आवेश शून्य था और हम देख रहे हैं कि रगड़ने के बाद भी कुल आवेश शून्य है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। किसी विलग्न निकाय पर कुल आवेश की मात्रा शून्य होती है। अच्छा, अब आगे कुछ चर्चा ऐसे कर लेते हैं। जैसे सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ है तो उसका निर्माण परमाणु से व परमाणु विद्युत राशि। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी पदार्थ से इस दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके साथ में ये धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन के जाने की बात हम करें, इलेक्ट्रॉन जो जाता है, वो जो इलेक्ट्रॉन जाता है उस इलेक्ट्रॉन के जाने से इस पर कैसे आवेश आता है, उस आवेश की मात्रा कितनी होती है, इस पर आवेश कैसे उत्पन्न होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है। इसको जानने के लिए एक बार थोड़ा सा हम मूल आवेश की बात कर लेते हैं। पहले मूल आवेश, ये परीक्षाओं में मूल आवेश क्या है, मूल आवेश किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ चुका है छोटे क्वेश्चनों में कि मूल आवेश क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश प्रकृति में एक बहुत सूक्ष्मतम आवेश की परिकल्पना की गई। बहुत छोटा से छोटा आवेश, इतना छोटा आवेश जिससे छोटा कोई आवेश संभव ही न हो। प्रकृति में वह छोटा से छोटा संभव आवेश जो सबसे संभवतः सबसे छोटा आवेश होगा, जिससे छोटा संभव आवेश हो नहीं सकता है, वह आवेश मूल आवेश कहलाता है। प्रकृति में इस मूल आवेश से कोई छोटा आवेश नहीं है। तो आवेश का यह न्यूनतम संभव मान मूल आवेश के नाम से जाना गया और इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ई का मान 1.6 10 to the power -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर हम इसको एक वस्तु को दूसरे से रगड़ेंगे तो इससे जो आवेश जाएगा, आवेश जो उत्पन्न होगा, या हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वह न्यूनतम कितना जाएगा, तो 1 ई के बराबर जाएगा। इससे छोटा नहीं जा सकता। स्मॉल ई से छोटा कोई मान होता ही नहीं आवेश का। वही सबसे छोटा आवेश मूल आवेश है। तो जितना भी जब भी जाएगा तो कम से कम अगर जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर उससे अधिक जाना है तो 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 1 और फिर आधा की बात आ जाएगी। हाफ कुछ होगा ही नहीं। जब भी होगा तो ई होगा, नहीं तो इसके अगर आगे होगा तो 2 ई होगा। जाएगा इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4e 5e, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। E और 2e के बीच में कोई आवेश होता है, क्योंकि E से बड़ा अगर होगा तो 2e, 2e से बड़ा होगा तो 3e, इसके बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। 2.5 नहीं हो सकता। यानी ये हमेशा पूर्ण गुणज में होता है। यह गुण आवेश का क्वांटीकरण बताता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता इसको कहते हैं। यानी आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता।
अनिश्चित माने इसे भिन्नात्मक रूप में नहीं बांट सकते हैं, यानी हम ये चाहें कि 5/2 की परिकल्पना कर लें तो ये संभव नहीं। जब भी होगा तो पूर्ण गुणज में होगा, e के बाद 2e के बाद 3e 4e 5e ऐसे जाएगा। तो ये मूल आवेश है और उनमें जो ये वाला जो गुण बताए कि ये हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण गुणज के रूप में ये होंगे, ये भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकते हैं। आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुता कहते हैं। अगर पूछा जाए आवेश का क्वांटीकरण क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो यही कि आवेश को अनिश्चित रूप में, भिन्नात्मक रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता है। आवेश यदि E है तो बाद में 2E होगा, 3E होगा, इसके बीच में नहीं होगा। तो यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और जाने से यदि 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर जो आवेश उत्पन्न होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश उत्पन्न होगा। और जब यह 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर उसी क्षण ऋण आवेश उत्पन्न होगा। यदि एक वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ पर एक वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा? यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Q बराबर यहाँ पर आवेश कितना आ जाएगा? आवेश को Q से रिप्रेजेंट करेंगे तो Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें? कमी आ गई, कमी के कारण धन आवेश, इसलिए यहाँ पर आया +2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q बराबर 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेश, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋण आवेश, जितना यहाँ धन आवेश उत्पन्न होगा उतना ऋण आवेश। तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण 3 इलेक्ट्रॉन गए इसमें, तो 3 प्लस यहाँ पर Q बराबर -3। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण, इलेक्ट्रॉनों के जाने के कारण या इलेक्ट्रॉनों के आने के कारण कोई वस्तु आवेशित हो रही, कोई पदार्थ आवेशित हो रहा है और उस आवेश की मात्रा हम ऐसे निकाल ले रहे हैं। यदि हम ये कह दें कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर आवेश की मात्रा क्या होगी? Q बराबर n धन में हो जाए, प्रकृति इसकी धन आवेशित होगी। और इस पर n इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर आवेश -s। तो यदि एक वस्तु या पदार्थ से दूसरी वस्तु या पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो आवेश की मात्रा उत्पन्न होती है Q बराबर +-n। आवेश को हम Q बराबर n भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस। तो ध्यान देंगे कि अगर n इलेक्ट्रॉन निकल करके गए होंगे तो उस पर धन आवेश आया होगा, जिस पर पहुंचे होंगे उस पर ऋण आवेश होगा। लेकिन आवेश की मात्रा को हम बड़े आसानी से n e के द्वारा निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब इस पर छोटे क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन कुछ बनते हैं, उनको यदि हम समझें कुछ इस तरह से। यदि हम ये मान लें कि किसी पदार्थ से 10⁸ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, कोई एक पदार्थ था, इसमें से निकल गए 10⁸ इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उस पर आवेश कितना आ जाएगा? तो एक है क्या 10⁸ इलेक्ट्रॉन निकल गए, है क्या? कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए ये क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हमें n मालूम हो गया, कितना? 10⁻⁴ ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण यहाँ पर आवेश उत्पन्न होगा। कैसे, कितना आवेश उत्पन्न होगा? उस आवेश की मात्रा कितनी होगी? Q बराबर n की वैल्यू 10⁸ into 1.6 10⁻⁻⁹ is equal to 1.6 10⁻⁻11 कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। MKS पद्धति में आवेश के मात्रक
को कूलाम के रूप में लिखते हैं, कूलाम होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम। तो 1.6 × 10⁻11 कूलाम का यहाँ पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश। पूछेगा प्रश्न में कि यदि किसी पदार्थ से 10⁸ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो उस पर आवेश कितना होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? इसकी प्रकृति कैसी होगी? धनावेश, धनावेश। तो एक प्रश्न इस तरह से होगा, अगर इलेक्ट्रॉन चले आए हो किसी पदार्थ पर, यदि इतना इलेक्ट्रॉन कहीं से आते हैं तो इतना ही आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन उसकी प्रकृति ऋण आवेशित हो जाएगी। एक इस तरह का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसी पर बनेगा, उसमें पूछ लेता है कि यदि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा 4.8 × 10⁻12 कूलाम का ऋण आवेश, ये ऋण आवेश, ये दे दिया प्रश्न कि किसी पदार्थ पर इतने कूलाम का ऋण आवेश है। ऋण आवेश हो जाने का मतलब हो गया कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं किसी पदार्थ से आए हुए हैं। तो ये आपको मालूम क्या है? कितना कूलाम आवेश, कितना आवेश है ये दे दिया। तो इतना कूलाम आवेश है, ऋण आवेश है, तो बताओ उस पदार्थ पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं अथवा कम हैं? तो अधिक है कि कम है? अधिक है या कम है? तो अधिक की बात क्लियर हो जाएगी कि ऋण आवेश है, तो उतने इलेक्ट्रॉन क्या उसमें अधिक है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? क्या पूछ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कितने अधिक है? क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। n बराबर क्या होगा? मालूम क्या? Q 4.8 10⁻12 कूलाम। क्या मालूम करना? n क्वेश्चन मार्क, फार्मूला रख लेंगे Q बराबर n e, वैल्यू पुट कर सकते हैं, या n यहाँ से निकाल दें, n Q अपॉन E Q की वैल्यू रख देंगे 4.8 10⁻12 अपॉन 1.6 10⁻19। सॉल्व करेंगे, एक एक अंक का दशमलव भी कट जाएगा, 16 का 3 बार में कट जाएगा, 3 × 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगी ऊपर जा करके, तो में से घट जाएगा, तो यह आ जाएगा 10⁻7। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता या कमी? चूंकि ऋण आवेश है तो अधिकता, इतने क्या चीज? इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी, अधिकता होगी। ये प्रश्न इस तरह से होगा। तो इसमें हम मूल आवेश, आवेश का क्वांटीकरण, कोई पदार्थ कैसे आवेशित होता है, धन आवेश ऋण आवेश कैसे उत्पन्न होता है, इत्यादि बातों का हमने पता लगाया है। हम कहें कि कांच की छड़ धन आवेशित होती है रगड़े जाने पर, इसका अर्थ यह है कि जब कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था तो उस समय क्या हुआ होगा? कांच की छड़ से ऋण आवेश माने इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े पर गए। इसके पहले जो हम कहते थे कि कांच की छड़ के धनावेशित होने का कारण दो हो सकता है, या तो धन कण गए होंगे निकल करके, नहीं ऋण कण आए होंगे। कांच की छड़ की बात किए थे पहले, पुरानी धारणा, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, इसलिए कहते कि इसके धनावेशित होने का कारण क्या है, इसके ऋणावेशित होने का कारण क्या है? तो पहले कहते कि या तो इससे धन कण आए होंगे या तो इससे ऋण कण गए होंगे। ये धन कण आए या ऋण कण गए। धन कण आने से धन कणों की अधिकता, इसलिए कांच की छड़ धनावेशित, और ऋण कण गए यहाँ से, इसके कारण धन कणों की अधिकता, इसलिए कांच की छड़ धनावेशित। लेकिन ये जो परिकल्पना थी, ये परिकल्पना हमारी नहीं सही थी, ये गलत थी। क्या वास्तव में सही है?
वास्तव में सही है कि कांच की छड़ के धनावेशित होने का कारण यह है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, प्रोटॉन का नहीं, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, उसे निकालना कठिन है क्योंकि वो प्रबल नाभिकीय बलों के द्वारा नाभिक में बंधा हुआ है। तो इस तरह से धनावेशित होती है वस्तु, और इसी तरह से आवेश की छड़ के ऋणावेशित होने का अर्थ भी हम समझ सकते हैं। अब कुछ पॉइंट आपको नोट में मिलेगा, उस नोट में सब कुछ हमने दिया है। अब यदि हम सामान्यतः आपसे पूछें कि आवेश क्या है, आवेश क्या है, तो क्या कर सकते हैं? अब हम कह सकते हैं कि सामान्य सी बात हम समझ चुके हैं कि कोई वस्तु आवेशित जब हो जाएगी तो आवेशित होने के बाद ही वह दूसरी आवेशित वस्तु पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाएगी। तो आवेश क्या है? कह सकते हैं कि जिसको प्राप्त कर लेने पर वस्तु बल आरोपित करती है या बल का अनुभव करती है, यानी वह मौलिक गुण। आवेश क्या है? किसी वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाला वह मौलिक गुण जिसके कारण वस्तु बल आरोपित करती है। कैसा बल? वैद्युत बल। वैद्युत बल आरोपित करती है। वैद्युत बल, वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, धन आवेशों ऋण आवेशों के बीच में आकर्षण बल या ऋण कणों के बीच प्रतिकर्षण बल, ये सारे बल कैसे? वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलॉम के नियम में आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ में पाए जाने वाला वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तु वैद्युत बल आरोपित करती है, आरोपित करती है या वैद्युत बल का अनुभव करती है, अनुभव करती है। ये है आवेश। विद्युत की परिभाषा के रूप में हम समझाए थे, उसके आधार पर रिजल्ट आता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी आवेशित वस्तु या पदार्थ पर उसके आवेश के कारण उसके वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी आवेशित वस्तु के आवेश और किसी आवेशित वस्तु के आवेश तथा आवेश के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत कहेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी आवेशित वस्तु के आवेश, उस पर आवेश कैसे आया, इसका अध्ययन, और ये आवेश क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या इसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर है, इन सारी बातों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसी को हम विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। अब यह जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये दो रूपों में जानी गई। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। विद्युतिकी या विद्युत क्या है? जिसके अंतर्गत हम आवेशित वस्तुओं के आवेश और उनके वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करते हैं, वह वैद्युतिकी या विद्युत है। और यह विद्युत दो तरह की शाखा के अंतर्गत विद्युत का अध्ययन करेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यानी स्थिर विद्युतिकी, और एक गतिमान विद्युतिकी का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा विद्युतिकी, इसको हम कहेंगे। तो जो इस बार हम इकाई जो शुरुआत किए थे पहले क्लास में बताए कि इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है।
बताए थे कि इसकी परिभाषा क्लियर करेंगे। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम किसी स्थिर आवेश के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करें। वो क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। क्या चीज? स्थिर आवेश के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। इसमें आवेश स्थिर होगा, आवेश गतिमान नहीं होगा। स्थिर आवेश के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन, यानी उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव, उसके द्वारा लगने वाले बल इत्यादि बातों का जो अध्ययन करेंगे, ये आपकी फर्स्ट इकाई में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका नाम है। दूसरी जो इकाई हम लोग को अगले सिलेबस में जो पढ़ना है, दूसरी इकाई बनती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम धारा विद्युत कहते हैं। ये धारा विद्युत क्या है? तो इसमें लिखे स्थिर आवेश के वैद्युत, इसमें क्या करेंगे? गतिमान आवेश। यदि आवेश गतिमान है तो गतिमान आवेश के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन धारा विद्युत है। सामान्यतः जानते हैं कि जब भी आवेश गतिमान होगा, आवेश का प्रवाह होगा, या आवेश जब प्रवाह हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह एक धारा है। आवेश के वैद्युत प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इसलिए इसका नाम आ गया धारा विद्युत। जिसमें गतिमान आवेश के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन होगा वो होगा धारा विद्युत, और जिसमें स्थिर आवेश के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन होगा वो होगा स्थिर वैद्युत। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी की दो शाखाएं हो गई, स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी। तो साथ में हमने विद्युत आवेश ये सारी बातों को पढ़ लिया। आवेश के मात्रक की बात भी हमने कर लिया। आवेश का मात्रक कूलम। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। आवेश की बात हम करें पुनः एक बार, तो आवेश जिसको हम चार्ज कहते हैं, अच्छी चीज है, इसको अच्छे ढंग से जानना जरूरी है। तो आवेश एक व्युत्पन्न राशि है। ये किसके द्वारा बनी है? दो मूल राशियों से। कौन कौन? विद्युत धारा, जिसको सामान्यतया धारा कहते हैं, और समय। ये दोनों कैसी राशियां? मूल राशि। इन मूल राशियों विद्युत धारा और समय, इन दो मूल राशियों से मिलकर के आवेश बनी है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है जो इनके द्वारा तैयार की गई, बनाई गई। तो आवेश होगा किसके बराबर है? आवेश का जो मान आया बराबर इसके धारा गुणे समय। आवेश धारा और समय से मिलकर के बना। अब आवेश का जो मात्रक होता है इसके बराबर इसका मात्रक होगा आवेश का। तो धारा का जो मूल मात्रक है हमने एम्पियर पढ़ा है, एम्पियर पढ़ा है। समय का मात्रक सेकेंड हम पढ़े हैं, तो आवेश का मात्रक हम कहेंगे एम्पियर सेकेंड होता है, जिसे हम कूलम के नाम से जानते हैं। तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होगा, जिसे हम कूलम कह सकते हैं। तो यह भी हम कह सकते हैं कि एक कूलम बराबर एक एम्पियर गुणे एक सेकेंड। अब ये सामान्यतः कर सकते हैं क्या कि यदि कोई चालक तार हो, उसमें एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक बहती है, तो उसमें आवेश कितना गुजरता है? एक कूलम। एक कूलम की परिभाषा यहां से बना दिए कि एक कूलम आवेश किसके बराबर है? एक एम्पियर। यदि किसी चालक तार में एक एम्पियर की विद्युत धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक में गुजरने वाला आवेश, प्रवाहित आवेश एक कूलम होता है। तो एक कूलम आवेश तब प्रवाहित होगा जब एक एम्पियर की धारा एक सेकेंड तक प्रवाहित होगी। इसके आधार पर यदि एम्पियर की बात करें तो इसी सूत्र से Q, आवेश को Q से प्रदर्शित कर लेंगे। आवेश बराबर धारा गुणे समय। धारा को I से, समय को T से। अगर यहां से करें I बराबर Q बाई T, तो T बराबर 1 कर देंगे तो I का मान Q के बराबर। एक सेकंड में किसी चालक तार में जितना आवेश गुजरेगा वही धारा। धारा का क्या चीज?
किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा की बात अगर करते हैं कि 1 एम्पीयर धारा कितनी होगी, 1 एम्पीयर धारा किसके बराबर होगी, 1 एम्पीयर धारा। तो यदि किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पीयर होती